हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस की एक और स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। आज हम यात्रा करेंगे अपने सोलर सिस्टम की। तो इसलिए मैंने स्ट्रीम का नाम रखा है अ जर्नी इनटू आवर सोलर सिस्टम। इस यात्रा में फिर से हमारे साथी बनेंगे हाइपर एक्टिव रैशनलिस्ट जी, और हम अपने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स और हमारे सन के बारे में जानेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं मेरे दोस्त हाइपर एक्टिव रैशनलिस्ट जी का। हेलो हेलो। अमित। हेलो, हाउ आर यू? डूइंग गुड। आप सबने पढ़ा ही होगा सोलर सिस्टम। देर आर टू काइंड ऑफ पीपल, ओके। तो जो भी सोलर सिस्टम पढ़ा है, दो जनरेशन्स है। एक है जो 9 प्लैनेट्स वाला जनरेशन और है 8 प्लैनेट वाला जनरेशन, ठीक है। सो अप टू 2005 तक हमारे किताबों में कुछ अलग था हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, अब अलग है, राइट। तो हम जानेंगे वो क्या चीज़ें हैं। मैं ऐसा स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं आपको हमारी सोलर सिस्टम कैसा बना, उसकी एनाटमी क्या है, एंड स्लोली हम प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऑल राइट अमित। सो दिस इज अ पीक इनटू सोलर सिस्टम। सो फर्स्ट थिंग इज, हमने हमारी सिविलाइजेशंस ने हमारे पास ने जब आसमान की तरफ देख रहे थे, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा लाइट पोल्यूशन है। जब लाइट नहीं होती है, जब घोर अंधेरा होता है, तो क्या दिखता है आसमान में? देयर इज समथिंग लाइक अ पैटर्न ऑफ दिस काइंड, इफ आई कैन, वन सेकेंड, या, सो यू कैन सी अ पैटर्न ऑफ दिस काइंड, राइट। तो अब लोग इसको देख के कहने लगे कि हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा, ठीक है। अलग अलग कहानियां भी बनी इसके ऊपर, ठीक है। एंड ग्रीक फिलोसोफर्स, जब वो लोग इसको देखते थे, उन्होंने इसको कहा मिल्की वे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पैटर्न को। तो ये है क्या चीज? एक्चुअली जो चीज हम देख रहे हैं अभी, दिस इज नथिंग बट अवर ओन गैलेक्सी, ठीक है। तो मैं अगर एक छोटा सिमुलेशन वीडियो दिखाना चाहता हूं। अगर आप पृथ्वी पे नहीं होते, यू आर फ्लोटिंग समवेयर इन स्पेस, तो आपको ये कैसा लगेगा, ये कैसा दिखेगा? सो probably this is how the Milky Way would look. सो ये साइड पे जो ब्राइट लाइट्स जो देख रहे हैं ना आप, वो उसको हम एक आर्म कहते हैं। दिस इज अ आर्म ऑफ ए मिल्की वे। हमारे गैलेक्सी में दो आर्म्स है। सो दिस इज वन, एंड अब जो आप देख रहे हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ द मिल्की वे। एंड इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ना, सो इफ आई कैन शो यू दिस पार्ट, दिस इज और द इसका अदर आर्म। शेप इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमारी गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। हाँ, हमारी गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। गैलेक्सीज में भी इसलिए अलग दो अलग, आर्म की बात ये कर रहे हैं। यस, गैलेक्सीज में भी अलग अलग टाइप होते हैं। हम हाँ, अलग अलग टाइप्स होते हैं। या, तो हम आने वाले टाइम पे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं अब आपको इमेज भी दिखाऊंगा कि ये स्पाइरल गैलेक्सी का मतलब क्या होता है। सो दिस इज अ रेंडर ऑफ मिल्की वे, ठीक है। हम जब मिल्की वे की बात करते हैं, हम मानते हैं कि वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब स्पाइरल गैलेक्सी इस चीज को बोलते हैं। आपको एक स्पाइरल शेप में हमारी गैलेक्सी नजर आती होगी, ठीक है। एंड लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। अगर आपने वो स्ट्रीम नहीं देखा तो जाके देखिएगा, बहुत जबरदस्त स्ट्रीम है, ठीक है। तो उसमें हमने बोला था कि गैलेक्सी के बीचों बीच है मिल्की सॉरी सैजिटेरियस ए स्टार, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है। एंड हमारे गैलेक्सी में दो आर्म्स है, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज आर्म नंबर 1 एंड आर्म नंबर 2। अब ये चीज है ना, ये गैलेक्सी भी हमारी घूमती रहती है, ओके। सो मोशन के भी दो टाइप के गैलेक्सी मिलते हैं हमको। एक इनवर्ड घूमने वाले, मतलब इस तरह से घूमने वाले, एक आउटवर्ड घूमने वाले, जो इस तरह से घूमने वाले, ठीक है। अब इसकी विड्थ क्या होगी? आपको क्या लगता है कितना विड्थ होगा? अमित प्रोबेबली वुड बी नोइंग दिस, राइट। तो अब जब लोग देखेंगे हमारी मिल्की वे, तो सोचेंगे हाँ, ये तो होगी कोई छोटी चीज, ठीक है। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा इधर कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट की से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब आप यू आर ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ लाइट, आपको इस कॉर्नर से
इस कॉर्नर को जाने तक आपको लगेंगे 27,000 ईयर्स, ठीक है। तो हम इसका विड्थ को बोलते हैं दिस इज 27,000 ईयर्स ऑफ डायामीटर, राइट। अब मतलब ये समझिए कि हमने लास्ट स्ट्रीम में भी कवर किया था, जिस तरह हम स्पेस पे ट्रैवल करते हैं उसी तरह टाइम पे भी ट्रैवल करते होते हैं। हमारी पोजीशन समवेयर यहाँ पे है, ओके। मिल्की वे जो सोलर सिस्टम हम देखते हैं वो यहाँ पे है। तो हमें जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर हम यहाँ से रॉकेट में बैठ के जो स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर हम ट्रैवल करते हैं, जो मैक्सिमम स्पीड है यूनिवर्स का, तो उस हिसाब से भी हम यहाँ तक पहुंचने में लगभग हमको ऑलमोस्ट 23,000 लाइट ईयर्स लग जाएंगे, राइट। तो इतना विशाल का है सिर्फ हमारा गैलेक्सी है, ठीक है। तो अब इस गैलेक्सी में सॉरी संधू, मैं आप हाइपर एक्टिव जी, मैं आपको थोड़ा सा इसमें करेक्शन करता हूँ। एक्चुअल में हमारा जो रेडियस है ना मिल्की वे का, वो 52,000 लाइट ईयर्स का है। तो डायामीटर जी, तो डायामीटर इज ऑलमोस्ट 1,05,700 लाइट ईयर्स। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, वी विल प्रोसीड फर्दर। अभी हाँ, मैं इसमें क्या बताने वाला था कि यहाँ पे जो रेड कलर की चीज हम देख रहे हैं ना, तो रेड कलर की जो भी चीजें हैं वो नेबुलास है, जहाँ पे नए तारे बन रहे हैं एंड नए तारे बुझ रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इस गैलेक्सी को सुपर फास्ट स्पीड पे देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कोई दिवाली की वीडियो देख रहे हैं हम लोग। तारे कंटिन्यूअसली बुझ रहे हैं, तारे कंटिन्यूअसली जल रहे हैं, एंड कभी कभी ना बड़े बड़े पटाखे भी फूट जाते हैं जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसकी आगे लेकर जाऊं तो हम अब ये देखेंगे कि हम एक तारा कैसा बनता है। यूजुअली आप ये जो लाल कलर का ये चीज देख रहे हैं ना यहाँ पे, सो ये सभी वो प्लेसेस है जो तारे बनते हैं एंड वो यूजुअली इस तरह से दिखता है, ठीक है। मैं क्विकली इसका फिजिक्स और थोड़ा सा केमिस्ट्री कवर करना चाहता हूँ इधर, ठीक है। तो श्योर। तो क्या होता है, ये स्टार है ना, ये जो क्लाउड आपको दिखता है जब हम मिल्की वे को देखते हैं, ऐसा ढेरों से क्लाउड्स हमको मिलते हैं। ये अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं बट मेजरली इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि 92% का यूनिवर्स जो है वो हाइड्रोजन से बना है। अब यहाँ पे क्या होता है, ईदर बाय द पुल, क्योंकि ये घूम रहा है ये पुल के वजह से, नहीं तो कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन के वजह से। अब क्या होता है, इस गैस जो है ना वो पास आने लगता है, ग्रेविटी उसके ऊपर काम करने लगता है, ठीक है। तो अब यूनिवर्स में हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम यूजुअली हमको कुछ इस तरह से दिखता है। इसका एक एक प्रोटॉन होता है बीच में एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन फील्ड। इलेक्ट्रॉन यहीं पे कहीं पे भी हो सकता है, दिस इज स्मॉल डिपिक्शन ऑफ एन एटम विल लुक। अब क्या होता है इधर, यूजुअली ना हम लोग यूजुअली बोलते हैं हम इंसान को बहुत हेट करते हैं, बट ये पार्टिकल्स भी, ये जो भी एटम्स है ना, ये एक दूसरे को इतना हेट करते हैं कि वो एक दूसरे के नजदीक नहीं रहना चाहते, बहुत दूर दूर रहना चाहते हैं। अब सिंस यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी क्या करता है, इसको जब स्टार की जब फॉर्मेशन होने वाली होती है, इसको ग्रेविटी पास ला देती इन सब चीजों को। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इन सब मैटर को क्या करती है, एक जगह पे लाने की कोशिश करती है। एंड जब हम इसको देखते हैं ना, जब कोई भी चीज को पास लाने की कोशिश करें, स्पेशली सब एटॉमिक लेवल पे, तो वहां पे सिनेरियोस अलग अलग हो जाते हैं। द फर्स्ट थिंग व्हाट वुड हैपन इज द फॉर्मेशन ऑफ डिटेरियम बोलते हैं। डिटेरियम इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हम यूजुअली इसको न्यूक्लियर प्लांट्स पे यूज करते हैं, इसको हेवी हाइड्रोजन बोलते हैं, एटॉमिक मास ऑफ 2। तो हम जैसा पानी को H2O बोलते हैं ना, there is kind of thing known as heavy water, जिससे हाइड्रोजन के बदले उसमें डिटेरियम होता है। तो क्या होता है, what happens is, ये जब पास आते हैं तो इनमें से कुछ हाइड्रोजन they will come very close। यहाँ पे there are two types of nuclear forces, मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा।
एक होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है एंड दिस हाइड्रोजन विल बिकम अ न्यूट्रॉन। तो जब वो न्यूट्रॉन बनता है तो इस तरह से वो एटम बन जाता है, राइट। तो यहां से दो बाई प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। जब ये जाके इससे चिपक जाता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी होती है गामा रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है एंड न्यूट्रिनोस भी आते हैं इससे बाहर, ठीक है। पर ये नहीं है, दिस इज ड्यूटोरियम एटम व्हाट यू आर सेइंग, बट इसके ऊपर ग्रेविटी और काम कर रही है और इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस पोजीशन पे क्या होता है, हीट बढ़ने लगता है, ये गैस जो है ना ये ग्लो करने लगता है, उसके अंदर हीट जनरेट हो रहे हैं एंड हीट बढ़ते 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 ही जाता है। अगर आप देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज अ प्रोटोस्टार स्टेज वेयर ये गैस कंप्रेस होकर फ्यूज करने के कगार पर पहुंच जाता है, ठीक है। एंड यही सिनेरियो का और एक बार देखेंगे। ड्यूटोरियम है, एनर्जी बाहर जा रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन अभी भी फ्रीली घूम रहा है एंड ग्रेविटी उसको बीच में लाने की कोशिश कर रहा है। तो अब होगा फ्यूजन, ठीक है। तो ये ड्यूटेरियम जो भी एटम है ये बन जाएगा एक हीलियम एटम। तो एक हीलियम एटम बनने से बहुत सारे चीजें होती है, ठीक है। एक हीलियम एटम बनने से उसका मास बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है एंड इससे ना ग्रेविटी अभी भी कोशिश कर रही है आपको अंदर धकेलने की, बट आप में हीट इतना बढ़ चुकी है कि आप ग्रेविटी को रेसिस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। मतलब ये एटम से ना ग्रेविटी को रेसिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बैलेंस में लास्ट टाइम हमने बताया था ना, एक इक्विलिब्रियम आ जाता है ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन के बीच में, तो वो होता है बर्थ ऑफ ए स्टार। तो इस तरह से लगता है ये एक प्रोटोस्टार स्टेज है एंड जो भी डिस्क यहाँ पे घूम रहा है ना, ये आगे चल के सन जो है ये हमारा सूरज भी इसी तरह जन्म हुआ है उसका भी। अब आगे जाके क्या होगा, ये डिस्क में थोड़ी सी पदार्थ जो है वो एक दूसरे से चिपकने लगेंगे क्योंकि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पल्सिंग हो रहा है सन से, तो उनमें चार्ज आ जाते हैं और एक दूसरे के पास आने लगते हैं, ठीक है। चिपक चिपक के वो बन जाते हैं प्लैनेट्स, नहीं तो हम बोल सकते हैं प्लैनेटॉइड्स। मतलब वो प्लैनेट नहीं है अभी भी, बट प्लैनेट के जैसा कोई हेवी मास मैसिव ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। अब रेस्ट ऑफ द मटेरियल को सन क्या करता है, पल्स करके धकेल देता है, ठीक है, वो पुश कर देता है टू द एडजस। अब यहां से हमारी सोलर सिस्टम स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके अंदर होता है हमारे सभी ग्रह एंड इसके बाहर भी बहुत सारे चीजें होती है। तो वो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो वो इस तरह से दिखता है, ठीक है। सो दिस इज आवर सोलर सिस्टम बेसिकली। अब हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज है, एक सन है, मेर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। अर्थ के पास है मार्स, जो बहुत ही आजकल एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे कॉलोनीज बनाने की भी बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। उसके बाद आता है एस्टेरॉयड बेल्ट इसके बीच में, ठीक है। एंड उसके बाद है जुपिटर, बाद में सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। अब नेपट्यून के बाद प्लूटो आता है एंड यहाँ पे एक क्लाउड जैसा माहौल भी दिखता है आपको। अब हम इससे भी दूर चले जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है दिस पार्ट, राइट, इसे हम कहते हैं हीलियोस्फीयर। ये एक स्फीयर की आकार में होता है कंप्लीटली, इसको हम बोलते हैं हीलियोस्फीयर, राइट। तो हीलियोस्फीयर की एज पे होता है थर्मल शॉक। मतलब यहां से क्या हो रहा है, सन की भी थोड़ी हवा होती है जिसको हम सोलर विंड कहते हैं, वो आने वाले स्ट्रीम्स में हम कवर करेंगे, ठीक है। सूरज से भी हवा निकलता है, एक तरीके सा रेडियो एक्टिव विंड निकलती है जिसको सोलर विंड्स बोलते हैं। अब सोलर विंड्स इस चीज को बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, बट गैलेक्सी से जो विंड्स आ रहे हैं वो इसको अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये विंड्स इसको यहां से धकेलने की कोशिश करता है एंड यहां से इसको धकेलने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सन के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आके रुक जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हेलियोपॉज। एंड यहाँ पे एक शीट जैसा, मैग्नेटिक शीट जैसा पदार्थ बन जाता है
एंड इसको बोलते हैं हीलियोपॉज, राइट। एंड उसके बाहर होता है हम इसके मतलब थर्मल शॉक के बाहर जो भी स्पेस है उसको बोलते हैं हम इंटरस्टेलर स्पेस। अब इंटरस्टेलर स्पेस के बाहर क्या हो रहा है, यहाँ पे गैलेक्टिक विंड्स भी आते हैं। जिस तरह से सन से विंड्स आ रहे हैं उसी तरह गैलेक्सी से भी विंड्स आ रहे हैं एंड इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये ग्रेविटेशनल फील्ड और सोलर विंड्स इसको बाहर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं एंड एक स्पीयर सी बन जाती है, ठीक है। सो दिस इज अवर सोलर सिस्टम ऑल पुट टुगेदर। अब आप पूछोगे कि ये कितना बड़ा होगा सोलर सिस्टम, ठीक है। अब हम ये जान लो कि ये सन है एंड दिस इज आवर अर्थ। अब इसका जो डिस्टेंस है अगर हम काउंट करें एज 1 AU कहते हैं हम इसको, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो ये हीलियोपॉज आने तक वो हो जाता है 100 AU, ठीक है। अब अर्थ एंड सन का बीच में 150 मिलियन किलोमीटर्स की डिफरेंस है, एक्चुअली टू से 148। तो इतना दूरी पे ये है सन है। अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा एक्चुअल में सोलर सिस्टम है। हम समझते हैं कि यहाँ पे प्लूटो है, प्लूटो तक ही हमारा ये सीमित हो गया, नहीं, इस वो बात नहीं है। एक्चुअली हमें एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च की है जो वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 के नाम से जाने जाते हैं। तो वो एक्चुअली इन सब चीजों को क्रॉस करते हुए ऑलमोस्ट 39 ईयर्स हुए शायद उसको लॉन्च किए हुए, ये 2 स्पेस क्राफ्ट को। तो वो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसको लगा ऑलमोस्ट 37 ईयर्स ये इंटरस्टेलर स्पेस में जाने के लिए। तो इतना बड़ा हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। ये सिर्फ प्लैनेट्स तक ही सीमित नहीं होता, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, विल टॉक अबाउट सन। तो सन क्या चीज है, तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा आपको रेंडर भी दिखा रहा हूँ ये क्या हो रहा है सन में। सो सन एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट है जिसमें फ्यूजन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज फ्यूजिंग विथ अनदर हाइड्रोजन एंड इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू हीलियम एटम। तो वहां से जो भी रेडिएशन निकलता है, हीट निकलता है, वो हम ग्लो को, उस हीट को महसूस करते हैं बाहर से। सो हमको ये सन दिखता है। अब आप इसको ऑब्जर्व करोगे ये सन को, तो इसमें आ रहे हैं छोटे छोटे ग्रैनुअल्स, ठीक है। तो ये ग्रैनुअल्स है अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब कोर में अलग टेम्परेचर है, बाहर अलग टेम्परेचर है। कोर में समवेयर अराउंड 15 मिलियन केल्विन की टेम्परेचर होती है, बाहर होती है अलग टेम्परेचर। ये द सरफेस ऑफ द अर्थ इज समवेयर अराउंड 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो क्या होता है, करंट्स अंदर जाके गर्म होने के बाद वो प्लाज्मा जो है वो बाहर आती है, सरफेस पे आती है ठंडा होने के लिए। तो उस बबल्स को आप देख रहे हैं, दोज आर द ग्रैन्यूल्स। अब इसकी मास क्या होगी, मास होगी सन की समवेयर अराउंड दिस, ओके। दिस इज लाइक 3 लाख अर्थ से भी ऊपर, उतना बारी है सन। एंड इसका टोटल रेडियस है 7 लाख किलोमीटर। रेडियस का मतलब होता है सेंटर टू एज। अगर आपको एक तरफ से दूसरे तरफ जाना है तो इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, राइट। अब हम डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी का मैं प्लैनेट जब होता है, जब मैं बात करना पसंद करूंगा प्लैनेट्स के टाइम पे, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ये डेंसिटी क्या चीज है। इसका एज क्या है, 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है। तो एंड इसकी ग्रेविटी भी बड़ी है, मतलब सन की ग्रेविटी इसलिए बड़ी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैसिव है एंड बहुत ज्यादा एरिया कवर करने से, लास्ट टाइम हमने कवर किया था ये बात, फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम को बेंड करता है। जो मासिव ऑब्जेक्ट है वो फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम को बेंड करता है। इसलिए क्या हो रहा है, जो फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम बेंड होके इतना ग्रेविटी उसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। मतलब आप अगर यहाँ पे 1 किलो की सामान वहां पे लेकर जाओगे तो वो 26 किलोस के आसपास कुछ होगा शायद, ठीक है। हाइपर एक्टिव जी, इसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ते चलता हूं मैं। हाँ, ये जो हमारा सन है एक्चुअल में ये हमारे सोलर सिस्टम का राजा है, किंग ऑफ सोलर सिस्टम। और हमारे अर्थ में भी जो भी लाइफ है वो इसी की वजह से।
क्योंकि इसके अंदर एक न्यूक्लियर फ्यूजन हर समय चल रहा है, वो आप जरूर इसमें डिस्कस करोगे। एक छोटा सा ट्रिविया जरूर मैं डिस्कस कर दूं कि सन का जो कोर है वो 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को एवरी फ्यूज सेकेंड। करता है एवरी सेकेंड। 600 मिलियन टन ऑफ हाइड्रोजन। जी आप आगे कंटिन्यू कीजिए। ओके राइट, तो ये हो गया हमारे सन के बारे में। अब जैसा अमित ने बताया, दिस इज द किंग ऑफ सोलर सिस्टम एंड दिस इज अ स्टार। मतलब आप जो भी तारे देख रहे हैं ना स्काई पे, वो उसी तरह का एक तारा है। अगर कोई आपसे आके ये कहेगा कि सूर्य ग्रह है, तो मैं क्या बोलूँ। तो खैर बाद में बात करते हैं उसके बारे में। दिस इज अ स्टार बेसिकली, एंड ये सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल द लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ, जैसा अमित ने बोला, राइट। तो अब हम मूव करते हैं जल्दी हमारी नेक्स्ट प्लैनेट पे। ये जैसा लग रहा है कि एक आयरन की बॉल है, ठीक है। तो ये है हमारी मेर्क्यूरी, एंड मेर्क्यूरी है ना बहुत बहुत छोटी ऑब्जेक्ट है, जिसको अगर आप इसका रेडियस देखोगे सो इट इज ओनली 2000 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये मास में भी बहुत कम है अर्थ से, एंड स्मॉलेस्ट आप प्लेनेट है हाँ हमारे सोलर सिस्टम का। आप अगर डार्क प्लैनेट्स को काउंट नहीं कर रहे हो तो दिस इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। तो आपको दो चीज में देखना है कि इसका एज क्या होगा, ठीक है। अब आगे आने वाले सब प्लैनेट्स का एज अलग होगा, क्योंकि आपने सन का एज देख लिया एक सेकंड में, ठीक है। तो अभी सन क्या है, मैं अभी से पीछे चले जाऊं तो वो जो क्लाउड दिखा था ना, वो क्लाउड अभी क्लियर हो रहा है, वो अभी कंडेंस होके अब प्लैनेट की शेप में आ रहा है, इसलिए थोड़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाती है, ठीक है। एंड ये इसका एज है 4.5 बिलियन ईयर्स, एंड बहुत से प्लैनेट का एज भी 4.5 बिलियन ईयर्स ही होगा, ठीक है। तो अब आते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी हमारा, जब हम डेंसिटी को स्टडी करते हैं हमको ये दिखाई देता है कि ये प्लैनेट किस चीज से बना है, ठीक है। अब जो भी 3.0 डेंसिटी के ऊपर होगा ना, तो आप वो मान लो कि वहां पे कुछ मेटल की सब्सटेंसेस आपको मिलने की चांस है, क्योंकि अगर आप पत्थर का डेंसिटी देखोगे वो 2.5 से 3 के आसपास आके रुक जाता है, उससे ज्यादा पत्थर, नॉर्मल पत्थर का डेंसिटी नहीं रहता। अब उससे आगे अगर है तो उसका मतलब ये है कि वहां पे मेटल्स भी, धातु भी आपको मिलेंगे, अलग अलग तरह के मेटल्स, ठीक है। तो अब मेर्कुरी को बोला जाता है 70% इसमें आयरन कंपोजिशन है, एंड 30% बाकी अदर चीज से ये बना है। इसका टेम्परेचर आप देखिए, सूर्य के इतने नजदीक होने के नजदीक होता है ना, तो इसका हो जाता है, ये मैं जो भी दिखा रहा हूँ ये एवरेज टेम्परेचर है, मतलब इससे भी ज्यादा होता है, इससे भी कम भी होता है, बट दिस इज एन एवरेज टेम्परेचर, राइट। अब ज्यादा कम क्या होता है, मान लीजिए कि सूरज इस दिशा में है, ठीक है। तो आपको मेर्कुरी में टेम्परेचर पॉजिटिव मिलेगा, एंड बैक साइड अगर चले जाओगे तो माइनस में दिखेगा, बहुत ज्यादा अंतर होता है। सो अगर आप स्पेस में चले जाओ ना, तो आप भी अगर स्पेस में चले जाओ, यहाँ पे सन है, तो यहाँ आपका टेम्परेचर कुछ 80 to 90 होगा, अगर अर्थ से अगर निकल गए तो 80 to 90 डिग्रीज होगा, ठीक है। एंड बैक साइड आपको माइनस में होगा, आपका शैडो में जो भी है आपका टेम्परेचर माइनस होगा। तो क्योंकि मेर्कुरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मेर्कुरी का एवरेज टेम्परेचर वेरिएट होते रहता है। तो दिस इज एन एवरेज टेम्परेचर व्हाट यू आर लुकिंग नाउ। अब नेक्स्ट हम एक मिराकुलस प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। इसमें वो है एक संधु, ये स्लाइड को आप पीछे कीजिए ना, मर्क्यूरी में। या तो जो कई लोग सोचते हैं कि इसका नाम मर्क्यूरी क्यों पड़ा, तो इसका नाम एक्चुअल में रोमन माइथोलॉजी में एक रोमन गॉड हुआ करता था, उसका नाम था मर्क्यूरियस। मर्क्यूरियस का काम था कि इंसानों और जो गॉड है उसके बीच में मैसेज पहुंचाने का, तो उसके नाम पे ये नाम पड़ा। ठीक है संधु, अब आप वीनस पे ले चलिए। या तो नेक्स्ट है वीनस। अगर हम वीनस की बात करें, ये एक्चुअली में
है ना, मैं आप जो भी देख रहे हैं ये प्लैनेट घूम रही है, मुझे लगता नहीं आपको दिखेगा एक्चुअली, बट एक्चुअली ये प्लैनेट रोटेट कर रही है। इसका बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वीनस का। एक तो वीनस इज वेरी क्लोज टू प्लैनेट अर्थ इन टर्म्स ऑफ उसका उसका आप रेडियस देख लीजिए, उसका आप ग्रेविटी देख लीजिए, उसका आप मास देख लीजिए। तो ये जो है हमारी अर्थ के आसपास है वीनस, ठीक है। बट वीनस का टेम्परेचर आप एक बार देखिए, दिस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो आपको आसमान में सूरज के बाद जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा दिखेगा वो सितारा नहीं है, बेसिकली दैट्स अ प्लैनेट वीनस, ठीक है। तो वीनस की ये एक फैक्ट है, क्योंकि इसका बहुत थिक एटमॉस्फेयर है। अगर हम अर्थ की एटमॉस्फेयर को इफ वी कैन से इट इज ऑफ 1 अर्थ एटमॉस्फेयर, तो ये हो जाता है 95, ठीक है। सॉरी फॉर माई पैथेटिक हैंड राइटिंग, बट उतना थिक इसका क्लाउड्स है, इसलिए हमको नीचे क्या हो रहा है नहीं दिख रहा। वीनस का एक और स्पेशलिटी ये है, ये दिस इज ओनली वन ऑफ द 2 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम which rotates clockwise बोलते हैं हम इसको, clockwise, right? So this is the only planet which rotate clockwise. बाकी का सब planets जो भी है ना, अगर आप मेर्कुरी को देखो तो मेर्कुरी is rotating anti clockwise, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। ये अर्थ भी उसी तरह से हमको रोटेट करता हुआ दिखेगा। दिस इज ओनली प्लैनेट, देयर इज अनदर प्लैनेट, देयर ओनली वन ऑफ 2 प्लैनेट्स व्हिच रोटेट लाइक दैट। या यूरेनस, दैट्स ट्रू। तो हमने एक प्रोब भी भेजा है वीनस को स्टडी करने के लिए। एक्चुअली 19 सोवियत रशिया ने एक भेजा था, सोवियत रशिया है, उसका नाम है वेनेरा 13, ठीक है। तो वहां पे लैंड हुआ, कुछ टाइम के लिए वहां का फुटेज भेजा। सो वॉट एवर यू आर सीइंग हियर, दिस इज एक्चुअली वीनस ग्राउंड। तो ये यहाँ पे थिक सल्फ्यूरिक क्लाउड्स है, यहाँ पे ना बारिश होती है, वो सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, ठीक है। तो एंड बहुत डेंस है, बहुत हीट है। तो ये स्पेसक्राफ्ट भी पिघल गया, कुछ ही देर के लिए वहां पे रुका था, बहुत देर के लिए नहीं था। आप YouTube पे इसका सर्च करके इसका कंप्लीट लैंडिंग वीडियो साउंड के साथ सुन सकते हैं। वो साउंड कैसा करता था वीनस, उसका ये कैमरा का जो कैप रहता है वो भी निकलने का साउंड सब रिकॉर्ड हुआ है, YouTube में आपको मिल जाएगा। इफ यू आर एंथुसियास्टिक, गो अहेड एंड एक्सप्लोर अबाउट दिस प्लैनेट, ठीक है। सो दिस इज आवर सेकंड प्लैनेट। इसमें एक और ट्रिविया है संधू, क्या बोलिए, जो कि जरूरी है हमारी जो गर्ल्स ऑडियंस है उनके लिए। वीनस जो है वो रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी है। यस, उनके नाम पे ही इस प्लैनेट को रखा हुआ है। यस, ओके, तो आगे बढ़े जी। ओके, सो द फेमस प्लैनेट जिसको सब जानते हैं, थोड़े लोग ये इसको फ्लैट है बोलते हैं, थोड़े लोग कुछ और ही बोलते हैं। दिस इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम सन। अब यहाँ पे ना वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ये इसका स्पेशलिटी है। दूसरा स्पेशलिटी है, ये एक ही प्लैनेट है अब तक जिसमें लाइफ डिस्कवर हुआ है, ठीक है। तो मे बी देयर आर अदर प्लैनेट्स और अदर प्लेसेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स, हमने अभी उसको पता नहीं लगाया। सो दिस माइट बी वन ऑफ दोज प्लेसेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट। आपको इसके बारे में पता है, अगर आप अर्थ कितना इसका मास है अगर आपको जानना है, तो ये नंबर को ना इनटू इसके पीछे 22 zeros डाल दीजिए तो आपको उतना मिलेगा। एक्चुअली हम बोलते हैं इसको 5.9 सेक्टिलियन टन्स, ठीक है। तो उतना इसका बार होता है। तो करोड़ों में क्या बोलते हैं मुझे वो कुछ आइडिया भी नहीं है, ठीक है। तो अब इन तीनों प्लैनेट्स का डेंसिटी आप देखिए, ठीक है। डेंसिटी 5 के ऊपर है, मतलब इन तीनों प्लैनेट्स में मेटल कंपोनेंट्स आपको दिखते हैं, राइट। एंड सन की अर्थ की एज भी 4.5 बिलियन ईयर्स ही है, तो वही टाइम पे ये भी फॉर्म हुआ था। देन ग्रेविटी को अगर हम काउंट करें, सो इट वी विल कॉल इट एज 1
अर्थ यूनिट, जो अर्थ पे ग्रेविटी रहता है उसको। एटमॉस्फेयर को भी हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट ऑफ अर्थ। तो हम इसको एज एज अ बेस बना के हम आगे का कैलकुलेशंस करते हैं अलग अलग प्लैनेट्स में, ठीक है। अब मेर्क्यूरी प्लैनेट में आपको ये नहीं मिलेगा, एटमॉस्फेयर नहीं है। वीनस में थिक एटमॉस्फेयर है, बहुत ही मोटा एटमॉस्फेयर है, एंड अर्थ में भी एटमॉस्फेयर है। हम आगे आने वाले स्ट्रीम्स में बताएंगे कि ये एटमॉस्फेयर का क्या है, कोई प्लैनेट में रहता है, कोई प्लैनेट में नहीं रहता है, क्यों रहता है और क्यों नहीं रहता है, ठीक है। तो ये चीज है, एंड मैं ज्यादा इसको स्ट्रेस नहीं करना चाहता हूँ अर्थ के बारे में। अमित, कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, मैं इसमें ऐड जरूर करना चाहूंगा हाइपर एक्टिव जी। ये बहुत यूनिक प्लेनेट है आपने जो बताया, और यूनिक इसलिए भी क्योंकि लाइफ, अभी तक जो नोन लाइफ है वो यहीं पे एग्जिस्ट करती है। अभी तक हमको कुछ खास पता नहीं बाकी के बारे में। हाँ, जो लाइफ एग्जिस्ट करती है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब हाँ, ये जो वो भी बहुत इंटेलिजेंट इम्पोर्टेंट। लाइफ जो है हाइपर एक्टिव जी, हम्म, ये बहुत ब्रॉड टर्म है। हम्म, मैं ये मानता हूं कि आपके, मेरे और मेरे सब्सक्राइबर और जो लिसनर्स हैं वो तो हैं ही इंटेलिजेंट, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ सनाटुन्नी भी रहते हैं, यहाँ कुछ मोमिन भी रहते हैं, यहाँ कुछ उल जुलूल रिलीजन को मानने वाले भी रहते हैं जो ये मानते हैं कि हमारे नबी को सूली पे चढ़ा दिया गया। फिर यहाँ कुछ ऐसे भी मूर्ख रहते हैं जो ये मानते हैं कि पेड़ के नीचे जाके कोई बैठ गया तो उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये एक और ट्रिविया है, मैं इसमें जोड़ देता हूँ संधू जी। आगे हाँ, बढ़ते हैं। तो मैं लास्ट को इसको इसको हम थोड़ा एलाबरेट करेंगे लास्ट 2 मिनट जी में। बिल्कुल इस बिल्कुल चीज को बिल्कुल। थोड़ा एलाबरेट करेंगे, ठीक है। राइट, तो अब नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आता है। ये प्लैनेट नहीं है, ये है हमारा चंद्रमा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ये घूमते हुए दिखा रहा हूं, बट बेसिकली क्या है, चंद्रमा रोटेट नहीं करता, ठीक है। वो टाइडली लॉक है, इसीलिए आप सिर्फ एक ही शक्ल देखोगे चंद्रमा का जब आप आसमान पे देखोगे। तो ये पिछला भाग है, हमको सिर्फ ये पार्ट दिखेगा। तो जब ये रोटेट करता है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डार्क साइड ऑफ द मून। ये बेसिकली डार्क नहीं है, ये सबसे ब्राइटर साइड ऑफ द मून है जो हमको नहीं दिखता। सो ये पार्ट, ठीक है। तो इसका आप बहुत ही इसके बारे में जानते हो, एंड इसको भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सो एंड ये सोलर सिस्टम का सबसे नियरेस्ट सैटेलाइट है टू द सन। अब हम इसको कहते हैं, चंद्रमा को जो भी है ना, हम इसको कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स। सैटेलाइट का मतलब जो भी फ्री फॉल कंडीशन में है किसी बड़ी प्लैनेट के इर्द गिर्द। अब फ्री फॉल क्या होता है उसको छोड़ दीजिए, आप ये समझिए कि उसके पीछे घूम रहा है, ठीक है। हम उसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स, राइट। तो ये हो गया हमारे मून के बारे में। अब इसका डिस्टेंस क्या है? इसका डिस्टेंस है 384,000 किलोमीटर्स। तो लाइट की स्पीड से थोड़ा बड़ा है। तो हम जब इसके ऊपर लाइट की बीम फायर करते हैं तो वो जाके हिट करके वापस आने में इट टेक्स 2.3 सेकेंड्स ऑफ टाइम। तो हम जो भी इसके ऊपर लूनार ये हुए हैं ना, मिशंस हुए हैं, तो उसमें क्या हुआ है, वहां पे मिरर्स रख के आया है हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने। तो हम आज भी, अगर आपके पास एक लेजर है एंड आपको पता है कि एक चीज कैसा करते हैं, तो आप भी आपके घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप बड़े से लेजर को इसके ऊपर पॉइंट करो तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो एग्जैक्टली 2.3 सेकेंड्स की टाइम लगेगी, ठीक है। तो दिस इज वन प्रूफ दैट लाइट ट्रेवल्स एट व्हाट स्पीड। एंड ये 3 लाख जो है ना, अब हम पता लगाते हैं कि ये मून जो है कितना दूर दूर में है अर्थ से। तो आपको लगेगा बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक से दिखता है, बट एक्चुअली वो चीज नहीं है। ये इतना बड़ा डिस्टेंस है कि आप सारे ग्रहों को, अर्थ एंड मून के बीच में सारे ग्रहों को अगर आप लगाते चले जाए तो सब ग्रह लग जाएंगे, ठीक है। वो उतना बड़ा है। आप यहाँ ये इस छोटी सी सिमुलेशन से देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अर्थ, उसके बाद जो मेरकुरी, वीनस, मार्स, ये है जुपिटर, सैटर्न, ठीक है,
उसके बाद में यूरेनस, यहाँ पे है नेपट्यून, ये हो गए हमारे 8 ग्रह, एंड ये हो गया पीछे है चंद्रमा। तो इतना दूर में चंद्रमा है, वो कुछ ज्यादा नजदीक नहीं है अर्थ को, ठीक है, राइट। तो आप वो एक चीज जान लीजिए, राइट। कुछ ऐड करना चाहोगे हाँ, अमित? वो मून पे आप ले चलिए ना। चलिए। हाँ, तो ये मून को, जैसे मैं अभी अर्थ के बारे में बताया, तो मेरे ख्याल से रिलीजन ने अर्थ के बाद सबसे ज्यादा हैरास अगर किसी को किया है तो वो मून है। सना टुन्नियों के यहाँ तो इसके पीछे में कोई राहु केतु पड़े रहते हैं जो इसको खा जाते हैं बीच बीच में। और हमारे जो मोमिन भाई हैं, उनके रसूल ने तो इसको आधा तोड़ दिया था। तो ये भी बहुत हरास्ड प्लेन सेटेलाइट है। तो हाँ, ये अर्थ के जो बाद में भी सबसे हरास्ड शायद जी, मून। मैं अर्थ को सबसे ज्यादा हरास्ड मानता हूं, क्योंकि यहाँ पे ये सब जो प्रजातियां हैं ये आई है। और उसके बाद फिर मून को मानता हूं, क्योंकि सबसे पहले उनको जब रात में निकलते होंगे तो चांद दिखाई देता होगा, तो चांद के पीछे दुनिया भर की कहानियां बना दी हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जी। ऑलराइट, सो अब हम जाते हैं मार्स के तरफ, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें। ये है ना मार्स जो भी है ना, तो ये बहुत ही छोटा प्लैनेट है। यू नो अर्थ से कंपेयर किया तो सिर्फ 10% इसका मास है, एंड यू नो आधे से भी कम इसका रेडियस है, ठीक है। एंड इसमें ना प्रॉब्लम ये होता है कि ये बहुत कोल्ड प्लैनेट है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर बहुत वीक है, ठीक है। अब आगे अगर टाइम मिला तो हम बात भी कर लेंगे एटमॉस्फेयर के जोले के बारे में, बट इस पे बहुत कम एटमॉस्फेयर है, सिर्फ 3% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर मार्स पे रहती है। उसका टेम्परेचर ऑन एन एवरेज ये चले जाता है, हाँ कभी पॉजिटिव में भी आता है इक्वेटर के पास, ठीक है। एंड यू नो हमको बहुत ज्यादा दिलचस्पी है यू नो मार्स में जाने की, यहाँ पे कॉलोनी सेटल करने की, बट ये प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे ग्रेविटी का भी प्रॉब्लम है, एयर डेंसिटी का भी प्रॉब्लम है। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि हमें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी ये प्लैनेट इसलिए रेस करता है क्योंकि ये प्लैनेट पे जाके पैर रखना पॉसिबिलिटी है। अब मून के बाद ये सेकंड पॉसिबल प्लैनेट हो जाता है जिसमें ह्यूमंस जा सकते हैं, क्योंकि मेरकुरी एंड वीनस में ऑब्वियसली जा नहीं सकते, एंड दूसरे प्लैनेट्स बहुत दूर है, उनके प्लैनेट्स हो या उसके सैटेलाइट्स हो, तो यू नो मार्स इज अ नेक्स्ट बिग कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इसीलिए मार्स ज्यादा क्यूरियस लगता है हम लोगों को, ठीक है। अब इसके डिस्टेंस के बारे में देखिए, ये चीज है यू नो अर्थ से भी बहुत ज्यादा दूर है, लगभग सूर्य से जो भी रोशनी आती है ना, इसको रीच यहाँ तक आने में उसको मेरे अंदर से 12 मिनट कुछ लगते हैं। मैं और एक बार आपको कंफर्म करता हूँ ये बात, बट बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मार्स। इसका 2 यू नो सैटेलाइट्स है, ठीक है। तो जैसा अर्थ में मून है, इसको 2 सैटेलाइट्स है, एंड वो कुछ अच्छे फॉर्म में नहीं है, मतलब वो अर्थ का जो सैटेलाइट है ना चंद्रमा, वो सर्कुलर फॉर्मेट में है, ये वो ऐसा नहीं है, थोड़ा टेढ़े मुड़े है, ठीक है। अमित कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, इसको हम लोग रेड प्लेनेट भी कहते हैं, और इसका नाम मार्स पड़ा है रोमन गॉड ऑफ वॉर के उसमें, क्योंकि ये लाल दिखता था, तो जब उस जमाने में लोग देखते रहे होंगे तो उनको लगता हुआ ये रेड प्लेनेट है। दूसरा, मार्स में ही ओलंपस मॉन्स है, जो कि लार्जेस्ट नोन वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनो, हाँ वॉल्केनिक माउंटेन है हमारे सोलर सिस्टम का। हाँ, जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला। हाँ, और एक और छोटी सी बात की, अभी वो परसिवियरेंस रोवर भी यहाँ पे है अभी, नासा का, जो अभी एंड उन्होंने जो इंजीनियरिटी भेजा। हमने अर्थ के इंजीनियरिटी, बाद, हाँ। हाँ अर्थ के बाद कहीं पे हमने फ्लाई किया है कुछ चीज को, वो मार्स है। मार्स है, या हम्म। तो ये आप लोग अगर सोच रहे हो कि ये सब ग्रीक एंड रोमन के नाम ही क्यों है इस पे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, अब हम प्लैनेट्स जो बोलते हैं ये एक्चुअली में ग्रीक से आया हुआ है।
वो वर्ड प्लैनेटास है जिसका मतलब है वॉन्डरर्स। जब वो आसमान पे देख के है ना, तो हाँ ये कैसे एग्जैक्टली। घूमते 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 हुए नजर आता था उनको, तो हम्म। उन्होंने इसका नाम दिया है, वही इंग्लिश में फॉरवर्ड हो गया, जो ग्रीस रोमन एंड लैटिन का जो भी वर्ड्स है उसी से इनका नाम पड़ा है। एंड वो जो कॉन्सेप्ट्स वो ग्रीस से इंडिया में आया, एंड इंडिया में आके कुछ और बन गया। इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। अमित, चले प्रोसीड फर्दर। जी जी। तो नेक्स्ट है जुपिटर द जायंट। ठीक है, हमारी सोलर सिस्टम का मतलब अगर हम सन को छोड़ दे तो ये हो गया यू नो द बिगेस्ट प्लैनेट, एंड बाहुबली आप बोल सकते हैं ये प्लैनेट्स में। ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट, राइट। तो बहुत ही बहुत ही बड़ा ग्रेविटेशनल पुल है इसका, बहुत ही बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है सन के बाद। ठीक है, तो ये गैस जायंट्स में आता है, राइट। तो गैस जायंट्स वो चीजें होती है जिसमें कुछ सॉलिड सरफेस नहीं होता। अगर आप डेंसिटी पे गौर करें तो ये हो गया 1.3 पे आ जाता है, ओके, ग्राम्स पर क्यूबिक स्क्वायर मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी। तो ये इसका मतलब ये है कि इसमें मेटल बहुत कम रहता है, इसीलिए ये सब गैस से बना है, राइट। इसीलिए इतना भारी होने के बावजूद भी इसका ग्रेविटी उसके अर्थ के हिसाब से उतना ज्यादा नहीं है, राइट। एंड इसको बोला जाता है कि ये एक फेल्ड स्टार है, ये एक नक्षत्र बनने वाला था बट बनते बनते रह गया, क्योंकि इसको खाने के लिए ज्यादा मटेरियल नहीं था। अगर इसकी मास जो है ना, ये जो आप मास देख रहे हैं, इसको इनटू आप 80 कर देते हो तो ये एक दूसरा तारा बन जाएगा हमारे सोलर सिस्टम में। अब क्योंकि उसको उतना मास नहीं था, ठीक है, तो ये एक प्लैनेट बन के रह गया। ठीक है, अब इसका एज के बारे में और आप गौर कीजिए। जो सब इनर प्लैनेट्स है, इनर प्लैनेट्स उस चीजों को कहते हैं जो एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है ये इसके बीच में और मार्स के बीच में। एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर जो भी प्लैनेट्स है ना, उसका एज कम है, ठीक है, कंपेरेटिवली टू द गैस जायंट्स। ये क्यों है? क्योंकि अंदर जो भी मटेरियल था वो एक दूसरे से आके टकरा रहा था, टूट रहा था, फिर से बन रहा था, टूट रहा था, फिर से बन रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इनर जो भी एस्ट्रॉयड बेल्ट के इनर प्लैनेट्स जो भी है उनका एज थोड़ा कम है, एंड गैस जायंट्स का थोड़ा ज्यादा है। एंड इसकी एक फेमस ये है, गैलीलियो गैलीली इसको टेलीस्कोप से अब जब ऑब्जर्व किए थे तो इनको ये रेड आई दिखा था। ठीक है, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा तूफान है। ये तूफान इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी समा जाए कंप्लीटली, राइट। एंड ये कम से कम 300 सालों से ये एग्जिस्ट करता है, बट ये हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसका ये है। एंड इसके चंद्रमा अगर आप इस प्लैनेट पे होते, तो मान लीजिए आप इस प्लैनेट पे होते तो आपकी तो रमजान की वाट लगने वाली है, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट 69 मून्स है। एंड ये डिस्कवर करते ही जा रहा है कि करते ही जा रहा है, ये एक मून नहीं है, इसका 69 मून्स है। तो बहुत बड़ा प्लैनेट है, एंड सोलर सिस्टम में बहुत तेजी से घूमने वाला प्लैनेट यही है। अर्थ से भी, अर्थ विल टेक 24 आवर्स, ये लेता है 18 घंटे। ठीक है, सो एनीथिंग यू वांट टू ऐड और शैल आई प्रोसीड अमित? हाँ, ये जो जुपिटर है, ये इसका नाम पड़ा है रोमन गॉड जुपिटर पे, जो किंग ऑफ गॉड्स है ना। हाँ, आप इसका साइज भी देख लीजिए और नाम भी एकदम एप्ट है। दूसरा, ये डस्टबिन है सोलर सिस्टम का, और हाँ, अगर ये नहीं होता तो शायद अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं होती, यस, क्योंकि यस, इतना जो मीटियोरिक शावर जो है वो जो है वो ज्यादातर यही अपने में खींच लेता है। एक हाँ, शूमाकर लेवी वगैरह का कुछ आपने फेमस, सुना भी वो होगा। तो एक हाँ कॉमेट हाँ था जो ये हाँ। कंज्यूम कर गया, नहीं तो वो अर्थ को हिट करने वाला था, उसका ऑर्बिट। हम्म। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर हमको टाइम मिला तो हम आगे उसके बारे में कवर करेंगे, क्योंकि मैं इस
करंट प्रेजेंटेशन में कॉमेट्स के बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो आगे हम जब हम्म। कॉमेट्स के बारे में बात करेंगे तो विल सी। ठीक है अमित, अब नेक्स्ट मैं जाना चाहता हूँ यूरोपा पे। राइट, यूरोपा इसका चंद्रमा है। ये बहुत सबसे इंटरेस्टिंग है। या बहुत ही फेमस चंद्रमा है बेसिकली। ये चार चंद्रमाओं में से एक है जो गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप से, जो बेसिक टेलीस्कोप उन्होंने बनाया था उसमें दिख गया था। बट ये सबसे इंटरेस्टिंग चंद्रमा इसलिए है क्योंकि हम मानते हैं कि इसके इसके नीचे ना, इसकी सरफेस के नीचे सागर की नदियां बहती है, पानी की नदियां बहती है, सॉरी। एंड उसमें लाइफ होने की चांस है क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी के वजह से ये क्या होता है, कभी एक्सपैंड हो जाता है इस तरह, ठीक है, एंड कभी ये अंदर चले जाता है। इससे क्या होता है, तो एक फ्रिक्शन आता है। अब ये जो भी आप क्रैक्स देख रहे हैं ना, वो इसी हिसाब से देख रहे हैं, एंड वो क्रैक्स से हीट प्रोड्यूस होता है अंदर से। ठीक है, ये कंप्लीटली आइस से ढका हुआ है, तो आइस से ढका हुआ है एंड अंदर हीट है, तो कहीं ना कहीं पानी होगा, ये हम अज्यूम करते हैं। एंड इसका जो भी अदर कंपोजिशन है, फॉर एग्जांपल इसका डेंसिटी अगर हम देख ले तो हमको लगता है कि उसके अंदर पानी है। एंड अगर पानी है तो वो बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी हो जाता है हमारे लिए कि इसमें लाइफ एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि हमने जो भी अब लाइफ में देखा है ना प्लैनेट अर्थ पे, वो पानी से ही आया है। एंड अगर आप पेनिस्पर्मिया ऐसे तेरीज को अगर आप मानते हो तो पानी से ही बेसिकली लाइफ आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू ऐड अमित? नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट सैटर्न। अब सबसे डेंजरस भी। वो हमारी बैड लक है, बट हम्म। इसको इसको सबसे ज्यादा डांट पड़ती है इस प्लैनेट को। इसको भगाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं लोग, बट है ना, ये तो एक ब्यूटी का सिंबल है ये प्लैनेट। ठीक है, बहुत ही मैसिव प्लैनेट है, बहुत ही बड़ा है, बट इसका फन फैक्ट ये है, ये डेंसिटी में बहुत कम है। तो ये लाइटर गैसेस से बना है। अगर इसको आप छोटा बना के अगर आप पानी में फेंक देते ना तो वो तैरने लगेगा। ठीक है, तो पानी का डेंसिटी से भी ये बहुत कम है इसका, बट विशाल का ही है। ये दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है इन टर्म्स ऑफ रेडियस। अब मैं ये रेडियस का जो बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ प्लैनेट का रेडियस के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ग्रेविटी भी अर्थ के नियर अराउंड है, तो हम ये मान के चल सकते हैं इसकी अजम्पशन से, क्योंकि अब आने वाले जो भी हम प्लैनेट्स देखेंगे ना, अर्थ के ग्रेविटी के आसपास है। इसलिए हमको सोलर एक्सप्लोरेशन और ज्यादा इंटरेस्ट करता है, क्योंकि ग्रेविटी हमको बाधा नहीं बनने वाली। बहुत ज्यादा प्लैनेट्स का ग्रेविटी जो है वो अर्थ का ग्रेविटी से मैच करता है, तो हमको अगर हम कभी एक ऐसी रॉकेट बना के दूसरे ग्रह पे चले गए तो हमको सरवाइव करने का चांस है, ऐसा लगता है अगर हम प्रोबेबिलिटी ले देखें तो। बाकी का इसका है ना, जो डिस्टेंस है ये है 140 करोड़ किलोमीटर दूर है सैटर्न सन से। तो इसीलिए क्या हो जाता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जितना दूर आप सन से जाओगे उतनी ही कम टेम्परेचर। ठीक है, अमित, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? हाँ, इसके जो मतलब इसका जो सबसे खूबसूरत फीचर है वो इसका रिंग। रिंग्स, या हाँ, इसका रिंग जो है वो बना है आइस पार्टिकल, डस्ट और डेबरी से। हाँ, मैं वो बताना ही भूल गया एक्चुअली। ये इसका हाँ, इसका मोस्ट रॉकी ब्यूटीफुल, डेबरी है जी। या मोस्ट ब्यूटीफुल ये है कि इसका रिंग और है। ठीक है, इसके पास शायद सबसे ज्यादा मून भी है सोलर हाँ, सिस्टम में, 82 मून्स 82 इसके मून्स इसके पास पास है, है। जिसमें हाँ, से 53 का ऑफिशियल नेम रखा जा चुका है, बाकी बचे हुए हैं। तो जो लिसनर्स हैं बाकी मैं का उनको भी, कंफर्म नहीं हुआ कि वो इसके ऑर्बिट में रुकेंगे या भाग जाएंगे। हाँ, तो अभी ये क्या होता है, लिसनर्स से भी मून फैक्ट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बाकी के बचे मून हैं, अगर आपको नाम यहाँ पे देना है उनका, तो यहाँ पे आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें नाम भी सजेस्ट कर दीजिए। मेरा भी एक नाम दे दो उसमें प्लीज। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एक क्योंकि नाम तो सना टुन्नी जरूर होगा, सना टुन्नी मून। क्योंकि अगर आपको नजरिया क्या बोलते हैं उसको, सीनिक ब्यूटी चाहिए, तो वो आपको मिलेगा
सैटर्न पे यार, और कोई प्लैनेट नहीं इतना ब्यूटीफुल। एंड जो रिंग इससे बना है ना, इसकी शैडो सैटर्न पे गिरता है एंड शैडो का सैटर्न रिंग्स पे गिरता है। बट बुरी चीज ये होने वाली है कि ये रिंग जो आप देख रहे हैं ये कुछ मिलियन सालों के बाद वैनिश होने वाला है, क्योंकि यहाँ से ना कॉन्स्टेंटली डस्ट एस्केप करता रहता है बाहर, या तो बाहर जाएगा या तो अंदर जाएगा। ये होके ये इसका जो भी रिंग है वो वैनिश होने वाला है। तो ये एक बुरी चीज है तो इस प्लैनेट के बारे में, बट स्टिल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग प्लैनेट एज सच। ठीक है, मैं आगे चलूं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये इसका एक्चुअल व्यू है। इसको भी गैलीली ने देख लिया था। आप उसको देखे यार, इसकी ब्यूटी को, इसकी रिंग की शैडो यहाँ पे पड़ रही है। मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से इस पे रात गिरने वाली है। अगर आप इस प्लैनेट पे रुकते तो अलग अलग तरीके से आपको रात दिखेगी इसके। तो ये अलग अलग मून है उसका। एंड इसका एक सबसे फेमस मून है जो सोलर सिस्टम का सबसे पॉपुलर मून मैं बोल सकता हूँ उसको, तो वो भी है इसका। तो इसके अलग अलग मून्स है जो आप देखो, बट इसका पॉपुलर मून है ये वाला जिसका नाम है टाइटन। राइट, अब टाइटन इसलिए भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक तरह से वीनस है सैटर्न का। जिस तरह से वीनस है सोलर सिस्टम का, ये उसी तरह है, क्योंकि इसका बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर है। ठीक है, बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर है। एंड ये मैक्सिमम मीथेन गैस से बना है। एंड यहाँ पे नदियां बहती है इस जो भी ये मून है, जो भी क्या कहते हैं उपग्रह, हिंदी में उपग्रह कहते हैं ना, इस उपग्रह के ऊपर नदियां बहती है। नदियां पानी की नहीं है, मीथेन की है। ठीक है, तो इतना ठंड है इधर कि मीथेन जो गैस होता है अर्थ पे, वो यहाँ पे पानी के जैसा द्रव पदार्थ बन के बहता है। एंड हमको ये इसलिए भी इंटरेस्ट है क्योंकि मीथेन भी कार्बन लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। इसीलिए हम मानते हैं कि इसके ऊपर भी कभी ना कभी लाइफ शुरू हो चुकी होगी या तो शुरू होगी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो उसलिए भी टाइटन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये में, बट पॉपुलैरिटी के हिसाब से हमने हमारी चंद्रमा के बाद इसी के ऊपर हमने दूसरा स्पेसक्राफ्ट भेजा है। उसका कंप्लीट आपको व्यू भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, क्योंकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वो वीडियो यहाँ आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अगर कोई देखे तो वो नासा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें कैसिनी का तो पूरा जो रोटेशन है, इवन उसने जो सैटर्न के रिंग्स वगैरह हैं वो पूरे दिखाई देते हैं उसमें। यस, कैसिनी एक सैटेलाइट था जो सैटर्न के इर्द गिर्द घूम रहा था, एंड उसी से निकला हुआ एक प्रोब इस पे जाके लैंड हुआ, जो अमित कह रहा है ना, कैसिनी। या तो आगे बढ़े अमित जी जी। अब आते हैं हमारी सोलर सिस्टम की उलट पलट प्लैनेट। ठीक है, इसका नाम भी बहुत मजाक उड़ाते हैं यार इसको देख के। ठीक है, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है, पर ये प्लैनेट भी रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, बट ये कुछ अजीब तरह से घूम रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है उसका नॉर्थ पोल। ठीक है, एंड इसका साउथ पोल यहाँ पे है, जो कभी भी सूरज को नहीं देखता, वो हमेशा सूरज के अगेंस्ट में रहता है। एंड ये ऑलवेज नॉर्थ फेसिंग होता है, नॉर्थ पोल फेसिंग। माना यह जाता है कि एक बहुत बड़ा गैस जाइंट, इसके जैसा गैस जाइंट इससे आके टकराया, एंड उस दोनों को गैस मिलके ये कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, फिर भी इसके बारे में रिसर्च हो रहा है। तो आप इसकी डेंसिटी भी देख सकते हो, ये एक गैस जाइंट है। ठीक है, एंड इसका एज भी बाकी गैस जाइंट्स के जितना ही है। एंड ग्रेविटी में ये अर्थ के बराबर है। अगर आप इसमें कूद जाते हैं ना, ठीक है, तो आपको अमोनिया क्लाउड से आपको गुजरना पड़ेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सच में कोई फाट कर दिया हो। ठीक है, उतना गंदा स्मेल आएगा ये प्लैनेट से। तो ये भी एक फैक्ट है। मतलब सब प्लैनेट्स में जो गैस जाइंट्स है वहां पे अमोनिया का बहुत ज्यादा भंडार है। ठीक है, तो थोड़ा स्मेल टिक टक नहीं करते, बट एनी हाउ आप सर्वाइव भी नहीं करेंगे इसमें कूद गए तो बहुत देर के लिए। बट दैट्स हाउ द थिंग्स आर। एंड इसका सरफेस जो भी टेम्परेचर है वो माइनस 221 होता है। एंड यही मैक्सिमम
कोल्डनेस होता है, मतलब आप मान सकते हो ये 300 के पार नहीं जाता सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो इसी के आसपास ही रहता है सभी प्लैनेट्स का एवरेज टेम्परेचर, राइट। कुछ ऐड करना चाहोगे अमित? हाँ, मैं अगर इसमें एक इसके नाम के ऊपर जरूर ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, इसके नाम को लेके बहुत सारे लोग हंसते हैं, लेकिन एक और फन फैक्ट आपको इस प्लेनेट के बारे में बताता हूँ जिसको सुन के आपको और भी शायद हंसी आए। सर विलियम हर्शल ने 1781 में एक्चुअल में इस प्लेनेट को डिस्कवर किया था। अब ये प्लेनेट का नाम ही नहीं रखा किसी ने, तो फिर ये हुआ कि भाई जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी थी, उन्हीं लोगों ने विलियम हर्शल को अप्रोच किया कि सर आप ही इसका कोई नाम रख दीजिए। तो विलियम हर्शल ने इसका नाम रख दिया जॉर्ज। उस समय किंग जॉर्ज द थर्ड यूके के किंग थे, तो अपने राजा को खुश करने के लिए, यानी उस समय भी चापलूसी की इंतहा देखो, कि अपने राजा को खुश करने के लिए उसका नाम रख दिया जॉर्जियम साइडस, यानी जॉर्ज स्टार, यानी जॉर्ज का स्टार। फिर बाद में लेकिन अब ये नाम लोगों को लगा यार ये आदमी ने अजीबोगरीब हरकत कर दी है, तो फिर उसके बाद वो एक जो ट्रेडिशन चला आता है नाम रखने के लिए कि ग्रीक और या तो रोमन गॉड के नाम पे रखा जाता है, तो फिर ग्रीक गॉड के नाम पे, ग्रीक गॉड यूरेनस के नाम पे फिर इसका नाम रखा गया। हाँ, तो इसका बहुत खराब हिस्ट्री रहा इसका नाम के ऊपर हम तो उतना ही बोल सकते हैं, ठीक है। एंड ये हमारी एस्ट्रोलॉजी में ये स्टार ये प्लैनेट इंक्लूड नहीं है। आप ग्रीक के एस्ट्रोलॉजी देख लो, हमारी एस्ट्रोलॉजी देख लो, ये प्लैनेट काम नहीं करता उधर, ठीक है। तो क्यों नहीं है, आप वो भी बता दो सबको। क्योंकि ये दिखता नहीं है आंखों से हाँ। ये बहुत ही, इसका कलर जो है ना नीले रंग का है, ठीक है। तो ये दिखता नहीं है लोगों को, तो इसको कुछ पावर्स नहीं दिए इसको, नहीं तो इसके भी नाम पे कोई पत्थर की तरह आने वाला था। तो बच गया ये बेचारा किसी तरह, नाम से बहुत ही बुरा हुआ, बट किसी तरह हमारी जुल्म से तो ये बच गया, राइट। तो ऑलमोस्ट 3 बिलियन किलोमीटर्स, मतलब 300 करोड़ किलोमीटर के दूरी पे है यार। 300 करोड़ किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा आपको, ठीक है। आप अगर आप एक कार लेके निकल गए इसको पाने के लिए, थोड़ा एक बार सोच लो। आगे बढ़ो अमित। जी जी। तो ये इसका प्लैनेट का रिंग सिस्टम है। जिस तरह से प्लैनेट सैटर्न का है ना, उस इसी तरह इसका भी एक रिंग है। एंड ये आप छोटे छोटे, मुझे नहीं पता आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, ये सभी है उसका सैटेलाइट्स। ऑलमोस्ट 27 सैटेलाइट्स हमने अभी डिस्कवर किया है। एंड क्योंकि ये बहुत डिम कलर में रहता है, तो हमको पता नहीं और कितना है, अभी रिसर्च चल रहा है, देखेंगे अभी कितना आएगा। क्योंकि इसके इर्द गिर्द घूमने वाला कोई सैटेलाइट हमने, मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने भेजा नहीं है, तो हम इस यूरेनस एंड जो भी आने वाले प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा कम जानते हैं कंपैरेटिवली अंटिल सैटर्न। सैटर्न को बहुत स्टडी किया है, राइट। तो नेक्स्ट प्लैनेट, ये प्लैनेट ये प्लैनेट एक सिंबल है, एक सिंबल है हमारी मैथमेटिकल अचीवमेंट का। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि ये एक प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप से ढूंढा नहीं गया था, इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन, स्पेशली न्यूटोनियन फिजिक्स जो है ना, उसका वो कितना करेक्ट है ये प्लैनेट डिसाइड करता है। क्योंकि जब लोगों ने यूरेनस की ऑर्बिट को देखा तो उनको कुछ अजीब लगा, तो उनका अर्थमेटिक ठीक से नहीं बैठ रहा था, तो वो बोले अगर ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, इसका ग्रेविटेशनल जो भी ऑर्बिट है, सॉरी सोलर ऑर्बिट है, तो इसका मतलब यही है कोई मैसिव ऑब्जेक्ट इसके पीछे भी मौजूद है। एंड ये इस लोकेशन पे रहनी चाहिए, उसकी मास इतनी रहनी चाहिए, बिल्कुल उसके एक्यूरेटली इसका मास भी है, एंड वही लोकेशन पे मिला जहां पे ये प्रिडिक्ट किया गया था, ठीक है। ये है हमारा लास्ट प्लैनेट, जो अभी डिस्कवर्ड लास्ट प्लैनेट है। इसके बाद बोलते हैं देयर इज अनदर प्लैनेट आल्सो, क्योंकि साइंस कम्युनिटी में भी थोड़ी पढ़ी लिखी ऐसी कहानियां सुनाने वालों की बहुत बड़ा लाइन है। तो वो कहते हैं इसके बाद में भी एक प्लैनेट है जिसको प्लैनेट 9 कहते हैं, कोई कोई कुछ और कहता है, ठीक है। बट अभी तो कोई एविडेंस नहीं मिला
but this is the last planet what we have got. एंड आप सरफेस टेम्परेचर को भी देख ले तो यूरेनस के आसपास है, एंड ये सबसे विंडी प्लैनेट में से एक है. इसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं, एंड बहुत तेजी से ये इसके एटमॉस्फेयर मूव करता है, तो सबसे विंडी प्लैनेट इसको बोला जाता है. एंड डार्क ब्लू कलर में ये है, तो दिखने में ऐसे ही मुश्किल है. तो एनीथिंग यू वांट टू ऐड अमित? I think we have नहीं, taken बस more than मैं 1 hour of time. हाँ, इसके बाद का वो अगला आप कवर करोगे कि आपने उसको सोलर फैमिली से निकाल दिए? हाँ, वो बेचारा है यार. तो ये इसकी ग्रेविटी आप देख लो, मतलब ये जो भी है ना, डेंसिटी एंड ग्रेविटी जो भी है, तो ग्रेविटी सॉरी, ये अदर गैस जाइंट से मिलता जुलता है, एंड इसका एज भी अदर गैस जाइंट के बराबर है. तो दैट्स हाउ नेपट्यून इज. एंड अनदर थिंग इज, नेपट्यून का भी रिंग सिस्टम है, तो वो कुछ इस तरह दिखता है. हमने अभी तक 5 रिंग्स देखे हैं, तो ये हो गया एक. ये मिक्सचर ऑफ रिंग्स है, तो अलग अलग रिंग्स है इसके. एंड यहाँ पे ही 3 आपको मिल जाते हैं, एंड दिस इज द अदर वन. सो हमने 5 इसका रिंग्स है, ऐसा हमने पता लगाया है. एंड इसमें ना ये रिंग्स ग्लो होती है, ठीक है. अगर आप इसके पास जाओ तो एक तरीके से ग्लो, हेलो ग्लो दिखता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर ये जिस तरह से सैटर्न अपने मैटर को लूज करने वाला है, तो इसका भी उसी तरह रिंग सिस्टम हुआ होगा. तो अभी वो बहुत थिन हो चुका है, तो कभी ना कभी ये भी चले जाएगा प्लैनेट से. सो दिस इज हाउ द रिंग सिस्टम इज. एनीथिंग यू वांट टू ऐड और शैल प्रोसीड? वी आर ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन. हाँ. ओके, तो अब नेक्स्ट हमारी बेचारा जो हार्ट लेके बैठा है यार, ये अपने हाँ, द ओनली प्लैनेट विद द हार्ट. हाँ, प्लैनेट विद द हार्ट. अब ये प्लैनेट ना हमने जैसा मैंने बोला था, 2 जनरेशन है. एक जनरेशन हमने ये देखा है कि 9 प्लैनेट्स पड़ा होगा, एंड एक जनरेशन है 8 प्लैनेट्स पड़ा होगा. ये 2005 के बाद एक बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल एक्सप्लोरर्स साइंटिस्ट के एक पैनल बैठती है, तो वो लोग इसको देख के कहते हैं कि यार ये प्लैनेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि इसका ऑर्बिट कुछ अजीब तरह का है, नंबर 1. 2, इसका भी एक चंद्रमा है, इसका भी एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो हद से बड़ा है. एंड ये सन के अराउंड भी घूमता है, एंड उसके अराउंड भी घूमते रहता है. तो वो जो 2 मून है वो इंटरलॉक पोजीशन पे है, तो इसीलिए क्या होता है कि इसको प्लैनेट कंसिडर नहीं करते, बोलते हैं कि ये एक डार्क प्लैनेट है. ये हमारी चंद्रमा से भी इसका साइज कम है, बहुत ही छोटा है, एंड बहुत ही रिसेंटली डिस्कवर हुआ ये भी है. जब हमारे पास रेडियो टेलीस्कोप्स का टेक्नोलॉजी आया, तभी ये प्लैनेट को, मतलब डार्क प्लैनेट को हमने डिस्कवर किया, ठीक है. तो माना जाता है ये किसी प्लैनेट का चंद्रमा हुआ होगा जो ऑर्बिट से बाहर निकल के एक सोलर ऑर्बिट में पहुंच गया. वो भी एक स्पेकुलेशन है, बट जो भी हो, वेरी अनलकी प्लैनेट. जिस तरह हमको ये बोला जाता है ना, सैटर्न अनलकी है हमको, तो हम अनलकी है इस बेचारे के लिए, क्योंकि ये अभी प्लैनेट ना रहा. ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू ऐड अमित? हाँ, मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि प्लूटो जब डिस्कवर हुआ था तो उस समय उसको प्लेनेट एक्स ही कहा जा रहा था. तो उस समय इसके नाम को लेके बहुत सारे नाम आए थे कि क्या नाम रखा जाए, तो उसमें से प्लूटो नाम को ही शॉर्ट लिस्ट किया गया. प्लूटो का नाम जो है ये गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड है, यानी पाताल का जो देवता होता है ये वो है. मगर क्या हुआ कि वॉल्ट डिज्नी ने एक कैरेक्टर क्रिएट किया, प्लूटो द डॉग, जो कि मिक्की माउस का डॉग है, प्लूटो द डॉग. तो अगर आप देखेंगे तो मिक्की माउस खुद एक चूहा है, लेकिन उसका पेट एक डॉग है. तो ये एक ट्रिविया और मैं लोगों को बता देता हूं कि लोगों ने बोला कि भाई चूहे का पेट डॉग कैसे हो सकता है. तो इसका जवाब वॉल्ट डिज्नी ने ये दिया
कि मेरे कार्टून में जिस कैरेक्टर ने कपड़े पहने हैं वो है मालिक और जिसने नहीं पहने वो है पेट। तो इसलिए अगर आप मिक्की माउस को देखेंगे तो मिक्की माउस ने कपड़े पहने, प्लूटो ने नहीं पहने, तो इसलिए बट वो एक और भी मेटाफोर जैसा है इसका। इसका खैर मैं आगे वाले आने वाले स्ट्रीम में बात करेंगे हम उसके हाँ बारे में, हाँ क्योंकि बिल्कुल जी। हम वेबोस एंड हम कॉमेट्स उसके बारे में भी जब हम कवर करेंगे ना, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। आप तो इधर ही बंद करते हैं, ठीक है? हाँ तो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सोलर सिस्टम, राइट? मैं लास्ट एंड करने से पहले आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये जो है ना, ये सैटर्न का ये सैटर्न प्लैनेट है, एक्चुअल इमेज है, ये एक्चुअल इमेज है। एंड यहाँ पे आप जो स्मॉल डॉट देख रहे हैं ना, ये पृथ्वी है, दिस इज सन। एंड ये वोयेजर जो जो सैटेलाइट्स है ना, वो उन्होंने इस फोटो पे लिया था। एंड वो वोयेजर का जो इमेजेस बेचते रहता है, इससे भी अब भी दूर से भी वो लिया हुआ है, उसमें छोटी पिक्सल की तरह दिखता है जो आपको अच्छी तरीके से दिखेगा भी नहीं। तो वो छोटा पिक्सल अर्थ है। एंड उसके ऊपर कार्ल साइगन एक फेमस कोट है, तो आप पढ़ सकते हैं इधर। इसका मतलब ही यही है, जो ये डॉट दिख रहा है आपको, तो वो हम है, हमारा घर है वो, ठीक है? जो आप किसी को प्यार करते हो, जिस भी आदमी को आप जानते हो, या जिस भी आदमी या चीजों के बारे में आपने कभी सुना हो, ठीक है? एंड जो भी आदमी कभी भी जिंदा रहा हो और अभी मर चुका हो, हर एक रिलीजन जो धर्म होता है, वो आइडियोलॉजीज, इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन्स, जो हंटर्स है एंड बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं, हीरोज एंड कवर्ड्स, जो सिविलाइजेशन बनाने वाले एंड मिटाने वाले, राजा और प्रजा, जो भी आपने जाना हो कहीं पे भी, ठीक है? जो भी यंग कपल्स लव कर रहे हो एंड जो भी अभी माता पिता बने हो, या उसका कोई चाइल्ड को वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, सब कुछ जो हमको पता है वो इस छोटी सी डॉट पे है। तो आप अंदाजा लगा लो कि हमारी औकात क्या है इस एंटायर जस्ट सोलर सिस्टम। अब मैं गैलेक्सी के पास भी नहीं गया। अब सूर्य भी एक डॉट ही है कंपेयर टू व्हाट इज अवर गैलेक्सी, वो डॉट से भी छोटा है। तो आप यह अंदाजा लगा लो कि आप हो कौन, ठीक है? मैं इस फेमस कोट की ट्रांसलेशन से ये प्रेजेंटेशन एंड करता हूं। तो आप इसको बंद कर सकते हैं अमित। ठीक है हाइपर एक्टिव रैशनलिस्ट जी, थैंक यू।